नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमए यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सैग पेपर जो आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। तो इसके यूनिट 1 के जो टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इसी तरह आपके जो सिलेबस में 3 यूनिट है, तो सभी यूनिट का मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप वीडियो को अच्छे से देख पाए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो कंप्यूटर प्रणाली को सबसे उचित रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा जो बेस्ट डेफिनेशन है जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को सार्थक सूचना में परिवर्तित करता है। जैसे कि कंप्यूटर में होता है, कोई भी आप अगर इनपुट करते हैं तो उसे प्रोसेस करता है, फिर जो आपको मीनिंगफुल डाटा में इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट करता है। यही आपका जो बेस्ट डेफिनेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले ऑप्शन बी के बारे में, तो ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेशन, यानी कि केवल कैलकुलेशन के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें तो ए डिवाइस दैट स्टोर्स फाइल्स परमानेंटली, तो एक उपकरण जो फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो ये आपका जो डेफिनेशन क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डाटा को प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में उसे आउटपुट देता है, यानी कि उसे कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा जो कंप्यूटर का एक गुण नहीं है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन है एक्यूरेसी, शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसकी विशेषता होता है। डिलीजेंस भी होता है, यानी कि परिश्रमशीलता जो कि इसका होता है। और इंटेलिजेंस ऑफ वर्ड साउंड ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो विशेषता नहीं है। एक्यूरेसी होता है कि जैसे अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँ, अगर आप एटीएम से कैश निकाल रहे हैं तो आप अगर अमाउंट इंटर करते हैं 1000, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको जो है 1000 से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ना ही कम मिलेगा। ये आपका एक्यूरेट, इस तरह जो आप इसको समझ सकते हैं, जो भी डाटा आप इनपुट करें उतने अमाउंट में आपको जो है रिसीव होता है अमाउंट। ये चीज़ आप एक्यूरेसी से समझ सकते हैं। और स्पीड तो आपको पता है, जल्दी तेज़ी से काम करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और परिश्रमता भी आपको बता दूं कि ये जो परिश्रमशीलता है, तो ये यानी कि एक साथ जो है बहुत सारे टास्क करना, ठीक है। तो ये सभी जो कंप्यूटर की विशेषता है, लेकिन जो स्वयं की बुद्धिमत्ता है, यानी कि इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट लूजिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड। कंप्यूटर की वह क्षमता जिसे वह बिना दक्षता खोए बार बार कार्य कर सकता है कहलाती है। यानी कि एक ही समय में, मतलब कि बिना एफिशिएंसी को खोए वो बार बार रिपीटेटिव टास्क करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वचालन, यानी कि ऑटोमेशन, डिलीजेंस परिश्रमशीलता, वर्सैटिलिटी, एक्यूरेसी। तो इसे अब जो हम लोग कहते हैं परिश्रमशीलता कहते हैं, यानी कि डिलीजेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ए लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक सीमा को दर्शाता है, यानी कि कंप्यूटर के लिमिट को दर्शाता है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि उच्च प्रसंस्करण गति, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विदाउट इंस्ट्रक्शन, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बड़ी भंडारण क्षमता, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। तो कौन सा जो एक लिमिटेशन है, तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विदाउट इंस्ट्रक्शन, तो बिना किसी निर्देश के ये जो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका जो लिमिटेशन है। तो बाकी जो आपका सही है ऑप्शन जो है ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से तात्पर्य, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं। प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलेड इन द सिस्टम में प्रोग्राम स्थापित या फिर उसके उपयोग करना। फिजिकल कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, यानी कि भौतिक घटक, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप छू सकते हो और देख सकते हैं। तो ये चीज़ होता है हार्डवेयर। या ऑप्शन सी आपका डाटा स्टोरेड इन मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी आपका इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। तो हार्डवेयर से जो होगा आपका जो रेफर करेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, जिसे मतलब ऐसा फिजिकल कंपोनेंट जिसे अब आप लोग जो देख सकते हो और उसे टच कर सकते हैं, ये जो आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, टैली, वेब ब्राउजर। तो आपसे जो पूछा गया था, ये पूछा गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ये आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर द यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा इज। तो कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में डेटा को संसाधित करने वाली इकाई है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू प्राइमरली, यानी कि सीपीयू की नियंत्रण इकाई सीयू मुख्य रूप से परफॉर्म्स अरिथमेटिक कैलकुलेशन, स्टोर्स डाटा परमानेंटली, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। यानी कि यहाँ से पूछा जो जा रहा है कि सीयू का क्या काम होता है, यानी कि सीयू जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है इसका जो मुख्य रूप से क्या नियंत्रण करता है, किसे जो इसे कंट्रोल करता है। डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित और समन्वित करती है। कन्वर्ट्स आउटपुट इनटू हार्ड कॉपी, आउटपुट के हार्ड कॉपी में परिवर्तित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सभी कार्यों के कंप्यूटर को जो ऑपरेशन को जो कोऑर्डिनेट करती है, यानी कि सभी को निर्देशित करती है और इसके जो ऑपरेशंस करती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सीयू का मुख्य कार्य होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का ये नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ALU परफॉर्म्स विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन। तो ALU निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का जो कार्य क्या है, क्या इसके ऑपरेशन है, डाटा इनपुट ऑपरेशन है, डाटा को इनपुट करना यानी कि कुछ भी इंटर करना, लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, तार्किक और अंकगणित कार्य, डाटा स्टोरेज ऑपरेशन, आउटपुट फॉर्मेटिंग। तो ALU का जो ये ऑपरेशन रहता है, इसका जो कार्य रहता है ये होता है लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तार्किक और अंकगणित कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट इकाई का कार्य, यानी कि इनपुट यूनिट का कौन सा फंक्शन है, यानी कि इसके का क्या जो है कार्य है। ऑप्शन है आपका टू कन्वर्ट प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा को जो है कन्वर्ट करना, यानी कि प्रोसेस डाटा को जो भी डाटा प्रोसेस हुआ इसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये जो है इनपुट यूनिट का कार्य है। ऑप्शन बी है टू एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देश स्वीकार करना। कोई भी यूजर है अगर वो डाटा इंटर करें, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना, ये जो आपका इनपुट यूनिट का काम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग कुछ भी इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर में पहले आप इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उसे जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर बाद में जो इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इस तरह जो आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ से इनपुट का कार्य पूछा गया तो ये जो एक्सेप्ट करेगा डाटा और इंस्ट्रक्शन को यूजर से, जो यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। कंप्यूटर प्रणाली में भंडारण इकाई मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि जो स्टोरेज यूनिट होता है ये किस लिए होती है, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोलिंग ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट सबको कंट्रोल करने के लिए, स्टोरिंग डाटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट, डाटा निर्देश और परिणामों को संग्रहित करना, कन्वर्टिंग आउटपुट इनटू विजुअल फॉर्म, तो आउटपुट को दृश्य रूप में परिवर्तित करना। तो स्टोरेज यूनिट का जो मुख्य रूप से जो काम होता है इसमें ये होता है कि डाटा और निर्देश को, इंस्ट्रक्शन को और रिजल्ट को स्टोर करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोरिंग डाटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU को भी वैसे जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन कौन सा इसमें जो है घटक है, यानी कि कौन सा इसका जो पार्ट है CPU का जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के जो कंपोनेंट होते हैं उसे जो हम लोग CPU का जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, और जो CPU में रहता है, CPU में आपका रहता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका CPU है तो इसमें रहेगा आपका मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और जो रहता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अब वैसे अगर डायरेक्ट अगर CPU भी दे दे तो आपका CPU आंसर हो जाएगा, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो होगा इसका जो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड वर्सटाइल बिकॉज दे। तो कंप्यूटर को जो बहुउद्देश्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वे कैन परफॉर्म ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये जो मैथमेटिकल के कैलकुलेशन को करते हैं इसलिए जो इसे जो वर्सटाइल कहते हैं, या फिर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एफिशिएंटली। तो विभिन्न प्रकार के कार्य जो कुशलता से कर सकते हैं, यानी कि अच्छे ढंग से कर सकते हैं,
या फिर ऑप्शन सी इसका है आर लिमिटेड टू ऑफिस वर्क, केवल जो ऑफिस के कामों के लिए, या फिर डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उन्हें जो है बिजली की आवश्यकता नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर नहीं होती। तो वर्सटाइल जो कहा जाता है इसे, जो ये जो अलग अलग जो टास्क कर सकते हैं बिना कुशलता से, जो अलग अलग टास्क करते हैं, यही इसी के कारण जैसे हम लोग वर्सटाइल कहते हैं, बहुउद्देश्य कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन। तो कौन सा जो कंप्यूटर का जो टाइप नहीं है साइज और फंक्शन के बेस्ड पे, तो सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, कंपाइलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर जो है ये बेस्ड ऑन साइज और फंक्शनल पे ये जो है काम नहीं है, यानी कि ये जो इसका टाइप नहीं है। बाकी जो सुपर कंप्यूटर है इसके टाइप है, मेनफ्रेम कंप्यूटर टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर के टाइप है। कंपाइलर जो होता है कि किसी भी एक लैंग्वेज को जो अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि हम कंपाइलर, जैसे कि आप लोग कंपाइलर को समझ सकते हैं एक तरफ से ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रथम पीढ़ी जो आपका फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर के, इसमें जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, तो ऑप्शन नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, आपका जो फर्स्ट जनरेशन है प्रथम पीढ़ी, तो वैक्यूम ट्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जैसे अगर फर्स्ट जनरेशन आपसे पूछा जाए तो इसमें जो आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ये आपका जो है वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन के लिए। और सेकंड जनरेशन में पूछा जाए तो आपसे ट्रांजिस्टर आप इसको लिख सकते हैं। और जो थर्ड जनरेशन है इसमें आप जो आईसी लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा, फोर्थ जनरेशन जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ। तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब आपको याद रखना है। सेकंड में आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर, और जो थर्ड में याद रखना है आपको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, और फोर्थ में आपको याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी किस पीढ़ी को कंप्यूटर में प्रस्तुत किए गए हैं? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि आईसी जो था आपका थर्ड जनरेशन में। कौन सा जनरेशन? तो थर्ड जनरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर आर द मेन फ्यूचर ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका जो फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। तो अगर आप सभी चारों को याद रखेंगे तो आप कोई सा भी ऑप्शन आप अच्छे से इसको जो है टिक कर सकते हो, आपका जो मिस्टेक नहीं होगा। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन में आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज मेनली एसोसिएटेड विथ। तो कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किससे जो एसोसिएटेड है? तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। तो ये जो आपका जो फिफ्थ जनरेशन है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट में एआई कहते हैं। और अभी जो है बहुत से एआई के आगे एप्लीकेशन आप देखेंगे, जैसे कि आपका जो ग्रोक एआई है, जेमिनी है, ये सभी जो आपके कुछ जो है ऐप है, जेमिनी है, आपका क्लाउड है आपका क्लाउड एआई, और जो आपका जो चैट जीपीटी है, ये सभी जो आपके एआई के ऐप्स है, जो कि आपके जो है ये आप इसको याद रख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन के लिए। तो आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन आपका जो है ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन आपका आईसी, और जो फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन के लिए आप एआई इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर्स इन मॉडर्न एप्लीकेशंस इज टू। तो आधुनिक अनुप्रयोगों में कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस कंप्लीटली। तो मानव बुद्धिमत्ता को पूर्णतः प्रतिस्थापित करना, यानी कि जो आपका जो पर्पज है मॉडर्न एप्लीकेशन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जो आधुनिक अनुप्रयोग है इसमें क्या है, पूरी तरह मानव को रिप्लेस कर देना। तो ये आपका जो संभव नहीं है, ये आपका नहीं होगा। प्रोसेस डाटा टू जनरेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा को जो है मीनिंगफुल
इंफॉर्मेशन में जनरेट करना, परफॉर्म ओनली साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो भी वैज्ञानिक गणना है, कैलकुलेशन है, उसे परफॉर्म करना, या फिर स्टोर अनलिमिटेड डाटा परमानेंटली, असीमित डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। तो इसमें जो आपका जो मेन पर्पज होगा, जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मॉडर्न एप्लीकेशन का, ये हो जाएगा प्रोसेस डाटा टू जनरेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सही वर्णन करता है, यानी कि कौन सा जो है बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है डेफिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करे। ऑप्शन बी आपका है, सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क, यानी कि जो है उपयोगकर्ता उन्मुख विशिष्ट कार्य करने के लिए उपयोग किया जाने वाला टास्क। ऑप्शन सी इसका है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका जो रोम में एम्बेडेड हो, यानी कि इसमें निहित हो। ऑप्शन डी इसका है, सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल इनपुट डिवाइस ओनली, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करे। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क, यानी कि जो आपका यूजर ओरिएंटेड स्पेसिफिक टास्क, यानी कि कोई एक टास्क को परफॉर्म के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको मैं बताना चाहिए, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो इसमें बहुत से कैलकुलेशन, जैसे कि चार्ट वार्ट जो है आपका जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस के कार्यों के लिए। वैसे आपका MS वर्ड है, MS वर्ड में भी आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें टाइप कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आप अच्छे से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सभी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में आप जो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ये जो आपका स्पेसिफिक टास्क को करता है, यानी कि स्पेसिफिक ओरिएंटेड टास्क को ही करता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप जो काम करते हैं पावर पॉइंट में, तो वो आप MS वर्ड में कर ले, अगर जो आप काम MS वर्ड में करते हैं वो MS एक्सेल में, ये आपका जो है अलग अलग होता है, यानी कि एक ही में संभव नहीं है। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क होता है, यही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो अच्छी तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर द आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स विच फंक्शन। तो ब्लॉक डायग्राम जो कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, तो उसमें जो आउटपुट जो है वो किस फंक्शन को कार्य करता है, किस चीज़ का कार्य करता है आउटपुट यूनिट में। एक्सेप्ट रॉ डाटा, तो कच्चे डाटा को स्वीकार करता है। कन्वर्ट प्रोसेस डाटा इंटू मीनिंगफुल, कन्वर्ट प्रोसेस डाटा इंटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, संसाधित डेटा को मानव पाठनीय रूप में परिवर्तित करना। परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, स्टोर्स इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ से पूछा गया आउटपुट यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट प्रोसेस डाटा इंटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो कोई भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो सबसे पहले आपको जो है प्रोसेस करता है, फिर जो वो कन्वर्ट करता है आपके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। तो ये आपको जो आउटपुट पूछा गया था, तो आउटपुट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर सरल में याद रखना है, सिंपल में याद रखना है, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे इनपुट, फिर आप याद रखेंगे प्रोसेस, फिर आप याद रखेंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की क्षमता है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को समझ सकता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र चिंतन, खुद से सोच सकता है। हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग, हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी है। सेल्फ डिसीजन विदाउट ए प्रोग्राम, अपने से डिसीजन लेना, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग। तो ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद से नहीं सोच सकता है। और सेल्फ डिसीजन, यानी कि खुद से जो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, जब तक आप इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका कैपेबिलिटी है कंप्यूटर का, हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए सुपर कंप्यूटर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर को जो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च, मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, पर्सनल गेमिंग के लिए, जो आपका जो है टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो सुपर कंप्यूटर का जो प्राइमरी यूज किया जाता है, इसका जो मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, यानी कि मौसम का अनुमान लगाने के लिए, और जो यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर का जो प्राइमरी यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टर्म ऑटोमेशन इन कंप्यूटिंग रेफर्स टू। तो जो आपका शब्द है ऑटोमेशन, तो इससे आप इसका जो अर्थ क्या है कंप्यूटिंग में ये चीज़ आपको बताना है। मैनुअल डाटा एंट्री, यानी कि मैनुअल डाटा एंट्री मतलब कि
अपने से अलग अलग डाटा इंटर करना। परफॉर्मिंग टास्क ऑटोमेटिकली एज पर इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है टास्क को ऑटोमेटिकली करना। या फिर ऑप्शन सी आपका डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स, या फिर ऑप्शन डी आपका इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टास्क को करना ऑटोमेटिकली पर इंस्ट्रक्शन के अनुसार। जैसे कि आप कोई इंस्ट्रक्शन दे दे कंप्यूटर को, वो ऑटोमेटिक अगर उस टास्क को कर रहा है तो उसे अब ये हम लोग जो है ऑटोमेशन कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर टेम्पोरली स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो प्रसंस्करण के दौरान मध्यवर्ती परिणाम को अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाला इकाई कौन सी है, यानी कि जो है टेम्पोररी स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेस। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच बेस। तो बाइनरी जो आपका संख्या प्रणाली होता है किस पर आधारित होता है, यानी कि इसका जो बेस क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो बाइनरी का जो बेस क्या होता है, तो द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच बेस। तो इसका जो बाइनरी का जो बेस होता है वो बेस 2 होता है, यानी कि अगर कोई भी नंबर है उसका बेस 2 लिखा जाता है, ये जो आपका हो जाएगा बेस 2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका आधार जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है। और इसमें आपको बता दूं कि इसमें और भी है, जैसे कि आपका बाइनरी है, तो बाइनरी का बेस होता है 2, यानी कि बेस आप लिख सकते हैं बेस 2। और इसमें जो आप 2 ही डिजिट का यूज कर सकते हैं, 0 और 1। बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी जो संख्या प्रणाली, इसमें आप 0 और 1 का ही उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट आपका यहाँ नीचे है, द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज विच डिजिट। दो डेसिमल होता है दशमलव संख्या प्रणाली, तो इसमें कौन कौन से आप डिजिट का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से आपका अंक का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो आप जो है 0 से लेकर 9 तक आप इसमें डिजिट यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 10, यानी कि बेस आपका इसका 10 होता है, आधार 10 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। और इसमें डिजिट यूज कर सकते हैं 0 से 9। नेक्स्ट आपका है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज विच बेस। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें कितने बेस होते हैं, इसके क्या बेस होते हैं। तो ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द लेटर्स ए टू एफ रिप्रेजेंट। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में ए से एफ अक्षर क्या दर्शाते हैं। तो ये जो आपका 10 से जो है 15 तक दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, और इसमें आप जो है 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 या फिर 1। तो 0 1 का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। दूसरा था आपका ऑक्टल। ऑक्टल में जो आप इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, और इसमें आप डिजिट यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। इसके बाद था आपका जो है डेसिमल। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 रहता है, और डेसिमल का बेस रहता है 10, और इसमें आप डिजिट यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। और आपका लास्ट बच गया आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो आप इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल को मैं आपको अलग से बताता हूँ। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल, तो इसका जो बेस होता है 16, यानी कि इसका आधार होता है 16 होता है। और इसमें आप डिजिट जो यूज कर सकते हैं, आप 0 से लेके जो है 15 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जैसे कि आप 9 तक तो ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप 10 पे आएंगे तो इसके जगह पे आप लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, 11 पे आएंगे तो बी का इस्तेमाल करेंगे, 12 पे आएंगे सी का, और 13 जैसे आएगा तो इसके जगह पे हम लोग डी, और 14 के जगह पे ई, और जो है 15 के जगह पे एफ। तो इस तरह आप लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पर आपका एफ ई लिखा गया है और जो बेस 16 है, तो ये आपका हेक्साडेसिमल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म डाटा। तो निम्नलिखित में से कौन सा डाटा शब्द को सबसे अच्छा स्पष्ट करता है, यानी कि कौन सा जो अच्छे तरह से डाटा को समझाता है। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रिंटेड आउटपुट, स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो ये जो आपका डाटा का डेफिनेशन ही है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा, या फिर इज कॉल्ड बोल सकते हैं। तो ये डाटा का बेस्ट एक्सप्लेन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर। तो सूचना जो प्राप्त होता है कब प्राप्त होता है, जब डाटा इज डिलीटेड, डाटा को जब डिलीटेड कर दिया जाता है। डाटा इज प्रोसेस, जब डाटा का जो संस्करण किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा इज प्रोसेस। जैसे कि आप लोग कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फिर वो डाटा प्रोसेस होता है,
फिर उसके बाद जो आपका जो है आउटपुट मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट में मिलता है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ही होता है। तो प्रोसेस के बाद ही आपका जो है इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तब वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज पार्ट ऑफ द इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का कौन सा जो एक पार्ट है, यानी कि इनपुट डिवाइसेस में कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड जो आपका जो इनपुट यूनिट है। एक कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट है, माउस भी आपका जो है आपका इनपुट यूनिट है। बाकी जो आपका जो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आपका जो आउटपुट यूनिट है। अगर आउटपुट यूनिट के जगह जो है अलग भी ढंग से पूछा जाए, डिवाइस भी दिया जाए, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इनपुट डिवाइस का पूछा जाए तो कीबोर्ड आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट इज टू। तो आउटपुट इकाई का मुख्य कार्य क्या है? एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, प्रेजेंट रिजल्ट्स टू द यूजर, कंट्रोल डाटा फ्लो। तो जो आउटपुट यूनिट है तो इसका क्या काम है? तो इसका जो काम है प्रोग्राम को जो है आपको जो है प्रेजेंट रिजल्ट टू द यूजर, यानी कि यूजर को जो है परिणाम प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट रिजल्ट टू द यूजर। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि कुछ भी कंप्यूटर आप इंस्ट्रक्शन देते पहले इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर जो आपका जो आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट में जो है आपका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ही मिलता है, यानी कि रिजल्ट ही मिलता है। जैसे कि आपने इनपुट किया 2+3, तो 2+3 बराबर क्या होगा? तो ये फिर प्रोसेस करेगा, फिर बाद में आपको रिजल्ट देगा 5। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ऐड किया, प्रोसेस किया, फिर बाद में आपको रिजल्ट 5 दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए माइक्रो कंप्यूटर इज जनरली डिजाइंड फॉर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो सामान्यतः किसके लिए डिजाइन किया जाता है? लार्ज स्केल साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पर्सनल यूज बाय सिंगल यूजर, मैनेजिंग नेशनल डाटाबेस, कंट्रोलिंग स्पेस मिशन। तो आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है ये इस्तेमाल जो जनरली डिजाइन होता है ये पर्सनल यूज के लिए होता है, सिंगल यूज के लिए, यानी कि सिंगल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सनल यूज बाय ए सिंगल यूजर। इसीलिए जो माइक्रो कंप्यूटर का जनरली डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्सटेंसिवली। तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में उच्च स्तर प्रोग्रामिंग भाषाओं का व्यापक उपयोग हुआ है, यानी कि किस जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का उपयोग हुआ है? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कंट्रोल यूनिट परफॉर्म्स विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो नियंत्रण इकाई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को जो करती है, डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, स्टोर फाइनल रिजल्ट्स परमानेंटली, डिस्प्लेस आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि शॉर्ट में इसको बोलते हैं एलयू, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो अंक गणित तार्किक इकाई किसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि एलयू जो होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है? मैनेजिंग इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस को मैनेज करने के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन, स्टोरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो एलयू जो होता है वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आता है, और लॉजिक और जो कैलकुलेशन होते हैं इसके कंपैरिजन को ये परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम इज मस्ट कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली कौन सी है? तो दैनिक जीवन में सबसे अधिक जो यूज किया जाता है वो डेसिमल प्रणाली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेस आपको भी याद रखना है, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10 और हेक्साडेसिमल का बेस 16। और आप लोग को ध्यान देना है कि आपको जो है कन्वर्सन भी इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कन्वर्सन यानी कि आप जो है डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनाएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाएंगे, यानी कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाएंगे। फिर इसका अपोजिट भी आप पढ़ सकते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे बनाएंगे, ऑक्टल से डेसिमल कैसे बनाएंगे और बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाएंगे। तो इस तरह आप इसको कन्वर्सन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में कन्वर्सन से जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, जो कि 40 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम द डिजिट 1 रिप्रेजेंट। तो बाइनरी सिस्टम में जो 1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसे दर्शाता है? तो जैसे कि मैंने बोला कि बाइनरी सिस्टम में जो आप 2 ही डिजिट का यूज कर सकते हैं, एक 0 और 1, और 1 जो बताता है ये जो है ऑन स्टेट को बताता है, यानी कि चालू अवस्था को बताता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 0 जो आपका जो है ऑफ स्टेट हो जाएगा, यानी कि बंद अवस्था को दर्शाता है। तो 0 के लिए ऑफ स्टेट, 1 के लिए जो है ऑन स्टेट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटिंग।
तो कौन सा जो है इंस्ट्रक्शन का बेस्ट डेफिनेशन है इस ऑप्शन में से आपको बताना है। ए प्रोसेस्ड रिजल्ट, तो इंस्ट्रक्शन जो है आपका क्या है, तो एक प्रोसेस रिजल्ट नहीं। सबसे पहले आप जो है एक कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म के लिए एक कमांड, ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ए स्टोरेज डिवाइस। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक कमांड होता है, यानी कि जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी टास्क को करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का जो बेस्ट डेफिनेशन यही हो जाएगा। ए प्रोसेस रिजल्ट, ये तो आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफाइड एज हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। तो इसमें जो आपका जो हार्डवेयर के कौन सा है, तो माउस यानी कि आप जो इसको जो है अच्छे से छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये आपका जो हार्डवेयर हो जाएगा। कंपाइलर जो होता है आपको मैंने बताया था, ये आप ट्रांसलेटर के तरह आप इसको समझ सकते हैं। ट्रांसलेटर यानी कि ये जो है कंपाइल करता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये पता है आपको, जो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, जिसमें कि आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जो आपका नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये में सभी नहीं होगा। इसमें हार्डवेयर जो किस में बांटा जाएगा, तो माउस ही आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स ओवर ह्यूमन्स इन कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर का जो क्या लाभ होगा, यानी कि द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि गणना में कंप्यूटर का मनुष्यों पर मुख्य लाभ है। क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड, इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो अगर कोई भी कंप्यूटर है वो अगर स्पीड में कैलकुलेशन करता है तो वो क्या बताता है, तो वो हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी कि वो तेज ढंग से भी कर सकता है। जैसे कि आपसे अगर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिया जाता है, जैसे कि मान के चलिए 6326 और आपको इंटू करना है 4186, तो अगर इससे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको टाइम लगेगा। वही अगर आप कंप्यूटर में इंटर करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यही चीज़ है आपका हाई एक्यूरेसी के साथ और जो स्पीड के साथ, ये आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर प्रणाली में जो मेमोरी यूनिट है, तो इसके कार्य का कौन सा जो है सर्वोत्तम वर्णन है, यानी कि कौन सा जो बेस्ट डेफिनेशन है। टू प्रोसेस डाटा, टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्पोररी और परमानेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा को स्टोर करना और उसको अच्छे ढंग से इंस्ट्रक्शन करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका मेमोरी यूनिट का जो है बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए मैन फ्रेम कंप्यूटर इज जनरली यूज्ड बाय। तो मैन फ्रेम कंप्यूटर सामान्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। इंडिविजुअल होम यूजर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग, ओनली स्कूल्स, गेमिंग सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग। तो इसके लिए जो आपका जो मैन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो क्या था, सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर जो था वो जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता था मेनली, और जो आपका मेन फ्रेम था वो सिंगल यूजर के द्वारा यूज किया जाता। मेन फ्रेम नहीं था, माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर का टाइप है, तो वो जो सिंगल यूजर के द्वारा काम किया जाने वाला था। और मेन फ्रेम जो आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े संस्थाओं द्वारा जो है प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ट्रांसिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर ऑकर्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर। तो ट्रांसिशन से आप वैक्यूम ट्यूब में, ट्रांसिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब से अगर ट्रांजिस्टर में आप जा रहे हैं, तो ये कौन से जनरेशन को बता रहा है। तो वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन था और ट्रांजिस्टर आपका जो सेकंड जनरेशन था। तो फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, जैसे कि ट्रांजिस्टर की जगह आपको जो है आईसी अगर देखने को मिलता, ये आपका थर्ड जनरेशन हो जाता, तब आप लिखते फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन। ट्रांजिस्टर की जगह अगर माइक्रो प्रोसेसर रहता तब आप ऑप्शन देते हो फर्स्ट टू फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर। तो कौन सा इसमें जो हेक्साडेसिमल का करेक्ट जो है नंबर फॉर्मेट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि 109 है, ये जो आपका डेसिमल में है, डेसिमल यानी कि, और 78 है, ये भी आपका डेसिमल में है। डेसिमल नहीं, आपको इसको समझना होगा। जैसे कि 78 है, ये आपका डेसिमल में ही होगा। क्यों डेसिमल में होगा, क्योंकि अगर आप ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में आप 0 से 7 तक ही यूज कर सकते हैं, और ये 109 है तो आप 0 से 9 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेसिमल है, पूछा गया था हेक्साडेसिमल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 892 है, ये भी आपका डेसिमल में ही है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया था हेक्साडेसिमल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है इसमें हम लोग जो है 0 से लेकर 15 तक इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिट, यानी कि 0 से 15 तक अंक का इसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 10 को 10 नहीं लिखते, 10 के जगह पे हम लोग ए लिखते हैं, 11 के जगह पे हम लोग बी लिखते हैं, 12 के जगह पे हम लोग सी लिखते हैं, 13 के जगह पे हम लोग जो है डी लिखते हैं, 14 के जगह ई और जो है 15 के जगह एफ लिखते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ए और एफ लिखा गया तो यहाँ पर ए के जगह 10 है और एफ के जगह पे यहाँ पर 15 यानी कि 15 है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और आपको बता दूं कि आप लोग को कन्वर्सेशन भी अच्छे से पढ़ लेना है, कन्वर्सन है यानी कि कन्वर्सन भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो एक जो क्वेश्चन रहता है वो 1.5 मार्क्स का रहता है, यानी कि 1.5 नंबर का रहता है। अगर बाय द चांस यानी कि बाय चांस और आपसे जो है 3 क्वेश्चन भी अगर कन्वर्सन का पूछ लिया जाए तो आपका जो हो जाएगा 4.5 मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 4.5 नंबर लगभग जो है आपका इसी से आ जाएगा कन्वर्सन से, अगर 3 क्वेश्चन भी गलती से अगर पूछ लिया जाए। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कन्वर्सन को भी आज अच्छे से जो है देख लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1010 और जिसका बेस है 2, तो ये 2 जो बता रही है कि बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी संख्या का दशमलव समकक्ष क्या है, यानी कि ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है 1010, तो इसका जो है डेसिमल में कौन सा नंबर है, तो यानी कि आपको डेसिमल में बदलना यानी कि बेस 10 पे आए। और ये जो आपका कन्वर्सन वाला ही क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे बदलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा जो है बताना चाहूँ। जैसे कि 1010 ये बेस 2 है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इस पे जो है 1010 है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर इस पे पावर 0 लिखना है, इस पे 1 लिख देना है, इस पे 2 लिख देना है, इस पे 3 लिख देना है। अब जो आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 पे पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 0। तो आप देखेंगे तो ये 0 हो गया तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया, ये ख़त्म ही हो जाएगा। आपका जो बचेगा यहाँ पर 2 पे पावर 1 यानी कि 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर यहाँ पर जो है 2 पे पावर 3 यानी कि इसको जो सॉल्व करेंगे तो 8। ऐसे आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पर 2 पर 3 था 8 प्लस 2 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10। तो अगर 1010 का आप बदलेंगे तो ये जो आपका होगा 10 होगा। इसको मैं फिर से अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पर जो जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर है 1010, मैं थोड़ा सा जो है ब्रश को छोटा कर लेता हूँ, शायद कुछ जगह मिल जाए। जैसे कि इसका आंसर 10 होगा, तो सबसे पहले बता दूं कि 1010 बेस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो देखना है कि 1010 है, तो सबसे पहले आपको पावर लिख लेना है, जैसे कि 0 1 2 3 सब पे पावर लिखना। आप देखिए बाइनरी का बेस 2 है तो 2 पे पावर यहाँ पर 3 है तो 3 गुना ये वाला नंबर जो है आपको 1, फिर प्लस देंगे, फिर 2 पे पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 0। जैसे कि 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है तो ये 2 टर्म आपका खत्म हो जाएगा। फिर 2 पे पावर 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2 पे पावर 3 8, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, तो 8 2 आपका जो है 10 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कन्वर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी भी है अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग जो है डिमांड करेंगे यानी कि कमेंट करेंगे तो मैं कन्वर्सन का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा अलग से वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द हाईएस्ट सिंगल डिजिट। तो ऑक्टल संख्या प्रणाली में सबसे बड़ा एकल संख्या क्या है, सबसे बड़ा सिंगल डिजिट क्या है, तो आपका 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ऑक्टल में आप जो 0 से 7 तक डिजिट यूज कर सकते हो और 7 जो आपका हाईएस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम इज प्राइमली बेस्ड ऑन। तो विभिन्न संख्या प्रणालियों की तुलना मुख्य रूप से किस आधार पर की जाती है, द कलर रिप्रेजेंटेशन, देयर बेस और रेडिक्स वैल्यू, देयर स्टोरेज कैपेसिटी, देयर प्रोसेसिंग स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देयर बेस और रेडिक्स वैल्यू। जैसे कि कन्वर्सन जो आप लोग कंपेरिजन करते हैं उसके बेस और रेडिक्स वैल्यू के आधार पे जैसे कंपेरिजन किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद तक हम लोगों ने जो आपका 50 MCQ कंप्लीट किया, जो कि सेक पेपर था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT। और ये जो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन बच गए, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा इस यूनिट के। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, बहुत देर से ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।